हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और गुजरात के वलसाड़ और वापी ज़िले में प्रैक्टिस करता हूं। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ज़्यादा डिमांडेड टॉपिक के बारे में। आज स्पेसिफिकली बात करेंगे हार्ट फेलियर की मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। ड्रग साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो किया था, लेकिन उसमें हमने काफ़ी और अदर टॉपिक्स के बारे में बात की थी, जिसकी वजह से स्पेसिफिकली हमने साइड इफ़ेक्ट्स पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया था। तो काफ़ी लोग डिमांड कर रहे थे कि ड्रग साइड इफ़ेक्ट्स पर और हार्ट फेलियर की खासकर जो मेडिसिन होती हैं उसमें क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, उस बारे में हम स्पेसिफिकली बात करें। हम हार्ट अटैक के मेडिसिन के बारे में एक सेपरेट वीडियो करेंगे, जो भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। आज का टॉपिक सिर्फ स्पेसिफिकली हार्ट फेलियर में कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ होती है और उनके क्या साइड इफेक्ट्स हैं और क्या क्या सिम्टम्स अगर आपको हो तो आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि कोई साइड इफेक्ट दवा रिलेटेड हो रहा है, उस बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और क्लिनिकली यूज़फुल होगा, इसलिए रिक्वेस्ट करूँगा इसे एंड तक देखें। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसा करने से हमें इस चैनल को कंटिन्यू करने के लिए इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलती रहेगी, जिससे हम अच्छा कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। तो आते हैं आज के टॉपिक पर। सबसे पहले बात करेंगे कौन कौन से बिल्कुल शॉर्ट में बेसिक साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, ताकि जो लोग वीडियो को एंड तक नहीं देखते हैं उनको एक जिस्ट मिल जाए कि किस बारे में हम बात कर रहे हैं। बाकी फिर डिटेल्स में उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जब हम हार्ट फेलियर की मेडिसिन के बारे में बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले बीटा ब्लॉकर मेडिसिन है। इससे कमज़ोरी, चक्कर, कॉन्स्टिपेशन होना, हृदय गति कम होना, एस्थमा बढ़ जाना, इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। एसी इनहिबिटर से सूखी खांसी, कमज़ोरी हो सकती है, बीपी ड्रॉप हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, मुंह के आसपास स्वेलिंग आ सकती है जिसे एंजियोडीमा बोलते हैं। जो एल्डेक्टोन दवा है जिसको पंप फंक्शन सुधारने के लिए दिया जाता है, उससे निपल के पास मेल पेशेंट में स्वेलिंग आ सकती है, थोड़ा बॉडी का पोटेशियम लेवल्स बढ़ सकता है। इसके अलावा SGLT2 इनहिबिटर यानी डेपाग्लिफ्लोजिन, एम्पैग्लिफ्लोजिन, इस ग्रुप की जो मेडिसिन हम देते हैं उसमें किसी को पेशाब में इन्फेक्शन, पेशाब में जलन, पेशाब की जगह पे फंगल इन्फेक्शंस वगैरह होना 2 से 5% केसेस में हो सकता है। एंटीप्लेटलेट्स यानी खून पतला करने की जो दवा देते हैं और एंटीकोएगुलेंट जो दवा देते हैं, उससे सबसे इंपॉर्टेंट है कि ब्लीडिंग हो सकता है। चोट लगने पर, गिरने वगैरह पर भी थोड़ा ब्लीडिंग हो सकता है, खून रुके ना, ऐसा हो सकता है। इसके अलावा डिजॉक्सिन करके एक दवा है जो आजकल काफ़ी कम यूज़ करते हैं। ये दवा थोड़ी टॉक्सिक है, इससे लोगों को पीला दिखना, डायरिया वगैरह होना, GI डिस्टर्बेंस होना, कई बार इसकी टॉक्सिसिटी से धड़कन अनियमित होना, ये हो सकता है। डायरेटिक्स यानी पेशाब बढ़ाने की दवा से लोगों को बहुत ज़्यादा पेशाब जाना हो सकता है, जिसकी वजह से बीपी ड्रॉप हो सकता है, चक्कर हो सकती है और बहुत ज़्यादा डोज में दिया जाए तो किडनी फेलियर भी हो सकता है। ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स है जो हार्ट फेलियर के जो मेडिसिन दी जाती है उसमें देखने को मिलता है। ये जिसमें हमने बात की कि ये मेडिसिन के साथ अगर इन साइड इफ़ेक्ट्स आपको महसूस होते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। दवा का डोज बाद में चेंज करके या तो दवा को चेंज करना चाहिए या दवा को बंद कर देना चाहिए, डिपेंडिंग कि आपको कितना सीरियस सिम्टम्स है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो जानने की और समझने की ज़रूरत है कि ये सारे सिम्टम्स टेम्प्रेरी हैं। कोई भी सिम्टम्स या साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं कोई परमानेंट आपको डैमेज है, हार्ट किडनी को डैमेज कर दें, वैसा नहीं है। मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो किया जिसमें हमने हार्ट की मेडिसिन किडनी पर असर करती हैं कि नहीं, इस बारे में बात की है। ये बिल्कुल भ्रांति है कि ये सारी मेडिसिन परमानेंट साइड इफ़ेक्ट्स कर देंगी और इनको हाई डोज पर लेने में नुकसान हो जाएगा। मैंने पहले भी अपनी वीडियोज़ में बात की है कि हार्ट की मेडिसिन का रूल होता है कि उनको मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज पर लेना पड़ता है, यानी जितना ज़्यादा डोज पेशेंट टॉलरेट करे उस डोज पर पेशेंट को ये दवाई लेनी पड़ती है, तो ही पेशेंट को ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर 10 मिलीग्राम का रिक्वायरमेंट है और हम 1 मिलीग्राम दवा देंगे तो मेडिसिन से फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा असर नहीं करेगी लेकिन साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। तो वैसे पेशेंट्स में दवा देने का ही कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। अगर सिर्फ साइड इफ़ेक्ट बचाएंगे तो असर भी नहीं होगा, तो इसलिए मेडिसिन को थोड़ा हायर डोज पे देना पड़ता है। तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स अगर आपको हो तो आपको आपके डॉक्टर से मिलना चाहिए और डिस्कस करना चाहिए। दवाओं को डोजेज को रिड्यूस करने से ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट चले जाएंगे, बंद करने मैक्सिमम 5-7 दिन में इनके साइड इफ़ेक्ट्स चले जाएंगे। अब बात करेंगे डिटेल में सारे मेडिसिन को। सबसे पहले हम एक एक मेडिसिन ग्रुप को लेते जाएंगे और उसके बारे में डिटेल में साइड इफ़ेक्ट्स को बात करेंगे, क्या चीज़ों के लिए मेडिसिन को यूज़ किया जाता है उस बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम उल्टे तरह से बात करेंगे, हम कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स की बात करेंगे और वो कौन कौन सी मेडिसिन से हो सकता है, कौन कौन से कल्प्रिट मेडिसिन है, उस तरह से इसको बात करेंगे। सबसे पहले एसी इनहिबिटर ग्रुप ऑफ मेडिसिन या ARB, ये मेडिसिन हार्ट का पंप फंक्शन को सुधारने के लिए दिया जाता है, हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन सुधारने के लिए दिया जाता है, कुछ ब्लड प्रेशर को भी कम करता है। ऑब्वियसली अगर ब्लड प्रेशर कम कर रहा है तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में चक्कर हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसका साइड इफ़ेक्ट जो है वो है सूखी खांसी। सूखी खांसी, इसमें
कई बार लोगों को काफ़ी परेशान करती है। अगर थोड़ा मोड़ा दिन में एक बार 2 बार सूखी खांसी हो रही है तो टेंशन नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा बार सूखी खांसी हो रही है और उसकी वजह से उनका काम कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है तो दवा को चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। ये दवा पम्प फंक्शन सुधारती है और हार्ट के लिए काफ़ी अच्छी है, इसलिए सबसे पहले इसी को दिया जाता है। लेकिन हाँ, 100 में से 3 से 5% केसेस को सूखी खांसी हो सकती है। बीपी थोड़ा कम करती है, तो बॉर्डरलाइन बीपी वाले पेशेंट्स को थोड़ा ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। अगर जिन लोगों का किडनी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज़ है उसमें बॉडी का पोटेशियम लेवल्स थोड़ा बढ़ सकता है, किडनी के फंक्शन को भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, इसलिए किडनी का थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान इसमें रखना ज़रूरी है। हालांकि किडनी को सबसे ज़्यादा बचाने वाली दवा भी यही है, तो किडनी पेशेंट्स में भी अगर अर्ली किडनी फेलियर में पेशेंट आता है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो दवा दी जाती है वो भी यही दवा है। लेकिन थोड़ा एडवांस स्टेज ऑफ किडनी फेलियर में अगर पेशेंट आता है तो पोटेशियम लेवल्स को मॉनिटर करना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। तो ये 2-3 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सूखी खांसी, पोटेशियम लेवल्स का गड़बड़ होना। दूसरा, कभी कभी किसी को एस इनहिबिटर ग्रुप ऑफ मेडिसिन से एलर्जिक रिएक्शन हो जाए तो मुंह के चारों ओर थोड़ा मुंह और जबान सूज जाती है, जिसे एंजियोइडीमा बोलते हैं। ये हो सकता है, ये रेयर साइड इफेक्ट है लेकिन हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ ड्रग है एंटी अरिथमिक मेडिसिन। ये बेसिकली हृदय की धबकारे की अनियमितता को कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है। ये धबकारे की अनियमितता जो है जो दवा दी जाती है वो कौन से ग्रुप ऑफ मेडिसिन है, इसमें भी एक्चुअल में कई तरह की मेडिसिन आती है, उसमें कौन से ग्रुप ऑफ मेडिसिन दिया जाता है उस पर डिपेंड करता है कि पेशेंट को कौन सा साइड इफेक्ट होगा। अम्यूड्रॉन जो मेडिसिन दी जाती है उससे लोगों को लीवर पे थोड़ा सा टॉक्सिक इफेक्ट्स हो सकता है, थायराइड में प्रॉब्लम हो सकती है और आँखों पर, रेटिना पर भी कभी कभी ये थोड़ा बहुत असर हो सकता है, पर ये बहुत ज़्यादा डोज लंबे समय तक लेने से प्रॉब्लम्स होते हैं। ऐसे लोगों को थायराइड फंक्शन थोड़ा मॉनिटर करना चाहिए और अंगूर का जूस यानी ग्रेप फ्रूट जूस को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ मेडिसिन है एंटी प्लेटलेट मेडिसिन, यानी खून पतला करने की दवा जो हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स में दिया जाता है। इसमें एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल, प्रासुग्रेल, ब्रिलिंटा यानी टिकाग्लोल, ये ग्रुप ऑफ मेडिसिन आती है। ये मेडिसिन के साइड इफेक्ट से किसी को अगर चोट वगैरह लग जाए तो ब्लीडिंग हो सकती है, किसी को स्किन पर धब्बे यानी पैचेस हो सकते हैं जिसे इकाइमोटिक पैचेस बोलते हैं। ये पैचेस ज़्यादा डेंजरस नहीं है, माइल्ड साइड इफेक्ट और ब्लीडिंग में आता है, ज़्यादातर लोगों को 1-8 महीने में चला जाता है। दवा का डोज थोड़ा कम अगर ज़रूरत हो तो करना चाहिए। हार्ट अटैक आने के पहले 1-2 महीने इनको हायर डोज पे दिया जाता है, उसके बाद डोज को कम कर दिया जाता है। इसके अलावा इस दवा से किसी को पेट में दर्द, सर में दर्द होना, चक्कर आना, सांस लेने में तकलीफ होना, इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। चोट लगने पर थोड़ा ब्लीडिंग हो सकती है, तो ये थोड़ा इस दवा के साइड इफ़ेक्ट्स है जिसका ध्यान रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है एस्पिरिन। एस्पिरिन भी खून पतला करने के लिए दिया जाता है और हृदय की नली के क्लॉट्स को डिसॉल्व करने के लिए दिया जाता है। इससे लोगों को गैस्ट्राइटिस यानी पेट में जलन और पेट में अल्सर वगैरह बढ़ने का चांस हो सकता है, पेट में एसिडिटी हो सकती है। किसी को पहले से अगर अल्सर हो तो उसमें से ब्लीडिंग हो सकती है। इससे किसी को थोड़ा सर दर्द और थोड़ा चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं। तो ये इस दवा के साइड इफेक्ट से किसी को थोड़ा सा ब्लीडिंग इस दवा से हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ मेडिसिन है बीटा ब्लॉकर्स। ये दवा भी ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए और हार्ट का पंप फंक्शन को सुधारने के लिए दिया जाता है। इसके साइड इफेक्ट से चक्कर, कमजोरी, एस्थमा जिनको है उनको एस्थमा बढ़ सकता है, हृदय की गति कम हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, मुंह सूख सकता है, वजन थोड़ा सा बढ़ सकता है, हाथ पाँव में थोड़ा अगर बीपी ज़्यादा कम हो जाए तो हाथ पाँव थोड़े ठंडे हो सकते हैं। ये इन दवाओं के साइड इफेक्ट्स है, अगर कुछ हो तो उसको चेंज या डोज को कम किया जा सकता है। इसके अलावा जिन लोगों को हार्ट के अंदर कोई क्लॉट वगैरह हो उनको एंटीकोएगुलेंट मेडिसिन दी जाती है। ये मेडिसिन ऑब्वियसली खून पतला करने की दवाएं, तो खांसी, उल्टी मोशन में कहीं पे भी लोगों को ब्लीडिंग हो सकती है। इन दवाओं को दूसरी एंटीप्लेटलेट मेडिसिन और इनको साथ में यूजली नहीं लेना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से ही डॉक्टर के साथ डिस्कस करके ही तभी इनको लेना चाहिए। ये दोनों ग्रुप ऑफ मेडिसिन अगर एक साथ में लिया जाए तो ब्लीडिंग का साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है, जिसमें जान का खतरा भी हो सकता है। खांसी, उल्टी मोशन में अगर किसी और जगह ब्लीडिंग हो तो ज़्यादातर ही मैनेजेबल होता है। बहुत किस्मत ख़राब हो और किसी को ब्रेन में अगर ब्लीडिंग हो जाए तो कई बार मैनेज करना मुश्किल पड़ता है, जान का खतरा हो सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट ग्रुप ऑफ ड्रग है डिजॉक्सिन। ये जिन लोगों का हार्ट का पंप फंक्शन बहुत ख़राब है, उसमें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत ना पड़े, 15-20% जिनका हार्ट का पंप फंक्शन है उनमें ज़्यादातर दिया जाता है। हृदय गति को भी थोड़ा कम करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इससे ज़्यादातर लोगों को ये बहुत टॉक्सिक दवा है तो साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इससे ज़्यादातर जीआई डिस्टर्बेंसेस यानी कि उल्टी लगना, उल्टी जैसा लगना, डायरिया होना, पेट में दर्द होना, भूख ना लगना, कमज़ोरी लगना, हृदय गति का कम ज़्यादा हो जाना या हृदय में गति में टॉक्सिक साइड इफ़ेक्ट्स का आना, ये इसके दवा के साइड इफ़ेक्ट्स है। ज़्यादातर इस दवा को आजकल प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि बाकी न्यू जनरेशन ऑफ मेडिसिन है वो बेटर हैं और साइड इफ़ेक्ट्स थोड़े कम रहते हैं।
इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल घटाने वाली मेडिसिन जिसे स्टैटिन्स बोलते हैं, ये हार्ट फेलियर के पेशेंट में दिया जाता है। इससे मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, लिवर में टेम्परेरी थोड़ा साइड इफेक्ट हो सकता है, हाथ पाँव में दर्द, खासकर शोल्डर पेन, मसल पेन, बैक पेन, पाँव में दर्द, इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स पेशेंट ज़्यादातर लेके आते हैं। हार्ट अटैक के बाद भी ये दवा रेगुलरली दी जाती है, इसीलिए हार्ट अटैक वाले पेशेंट में भी जब ये हाई डोज में दवा दी जाती है तो साइड इफ़ेक्ट्स थोड़े हो सकते हैं। पेन खासकर कॉमन है। इसके अलावा किसी किसी को डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, रैश और थोड़ा गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम भी हो सकता है, वॉमिटिंग जैसा भी हो सकता है। पेशाब बढ़ाने के लिए दवा जो डायरेटिक्स दिया जाता है वो बेसिकली हार्ट फेलियर में जब अंदर पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है तो एक्स्ट्रा पानी को किडनी के ज़रिए निकालने के लिए दवा दिया जाता है। ऑब्वियसली पेशाब बढ़ाने की दवाई तो यूरिन ज़्यादा यूरिन होगा तो बॉडी डिहाइड्रेट हो सकती है, थोड़ा कमज़ोरी हो सकती है, चक्कर आ सकती है, बैठे से उठने में चक्कर आ सकता है, बीपी थोड़ा ज़्यादा ड्रॉप हो सकता है, रैशेज़ हो सकता है, भूख ना लगना हो ऐसा हो सकता है, लिवर और किडनी को ये थोड़ा अफेक्ट कर सकता है। तो इसलिए इसको थोड़ा मॉनिटर्ड वे में थोड़े ड्यूरेशन के लिए लें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा कुछ वैसोडायलेटर ग्रुप ऑफ मेडिसिन रहती है जो ब्लड प्रेशर कम करने के लिए दिया जाता है। ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर कम कर रही है तो थोड़ा चक्कर वगैरह हो सकता है, उल्टी जैसा लग सकता है, उम्र दराज पेशेंट में थोड़ा रिएक्शन और साइड इफेक्ट्स होने का चांस ज़्यादा रहता है। इसके अलावा एक एल्डेक्टॉन मेडिसिन है, वो भी पंप फंक्शन सुधारने के लिए दिया जाता है। इससे मेल पेशेंट में थोड़ा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो मेल पेशेंट को निप्पल के पास यानी स्तन के पास थोड़ा स्वेलिंग हो सकता है, गांठ जैसा हो सकता है, जो कि दवा बंद करने के कुछ दिनों बाद अपने आप ठीक हो जाता है। बॉडी का पोटेशियम लेवल्स इससे बढ़ सकता है, इसलिए जो लोग का पंप फंक्शन या किडनी फंक्शन ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज है उसमें दवा को सोच के और देख के ही देना चाहिए, नहीं तो थोड़ा पोटेशियम लेवल्स बढ़ सकता है जो कि जानलेवा भी हो सकता है। थोड़ा सा कमज़ोरी, चक्कर हो सकता है, यूरिन ज़्यादा है ऐसा हो सकता है, लोगों को रात को सोने के टाइम नींद खुले बार बार और यूरिन ज़्यादा हो ऐसा हो सकता है, तो ये इस दवा का साइड इफ़ेक्ट है। इसके अलावा शुगर वगैरह की जो मेडिसिन दी जाती है उससे अपने अलग साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जैसे शुगर के लिए मेटफॉर्मिन दवा दी जाती है, उससे वीकनेस, डायरिया, मस्कुलर पेन, पेशाब में इन्फेक्शन, अब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द हो सकता है। शुगर कम करने वाली मेडिसिन से ऑब्वियसली शुगर सडनली कम हो सकता है, इसे हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं, इसका अलग से थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। वोगलीबोस जो शुगर के लिए दिया जाता है, इससे पेट में एसिडिटी, गैस वगैरह का होना, ज़्यादा खट्टी डकारे वगैरह आना, उल्टी लगना, चक्कर आना, इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। पंप फंक्शन सुधारने के लिए जो SGLT2 इनहिबिटर्स होती है ये भी एंटी डायबिटिक मेडिसिन है, पर नॉन डायबिटिक पेशेंट में भी US FDA अप्रूव्ड है पंप फंक्शन सुधारने के लिए। तो इससे लोगों को, क्योंकि ये बॉडी का एक्सेसिव शुगर यूरिन में निकालती है, तो इससे लोगों को पेशाब में जलन हो सकती है। 4 से 5% लोगों को यूरिन में झाग आना, स्मेल आना, यूरिन की आसपास या पेशाब की जगह पे थोड़ा इन्फेक्शन वगैरह होना, फंगल इन्फेक्शन वगैरह होना, ये हो सकता है। और कभी कभी ये क्योंकि वज़न थोड़ा कम करती है 4-5 किलो का, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा वेट लॉस किसी पेशेंट को इससे हो सकता है, भूख ज़्यादा लगना इससे हो सकता है। डेंजरस हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता, इसलिए नॉन डायबिटिक पेशेंट में दिया जा सकता है, उनमें सेफ़ पाया गया है। इसके अलावा जिन लोगों को हार्ट का पेन होता है उनको नाइट्रोग्लिसरीन दवा दी जाती है, इससे माथे में दर्द, चक्कर आना, BP ज़्यादा कम हो जाना ऐसा हो सकता है। पंप फंक्शन सुधारने के लिए एक आइसोलेजिन दवा दी जाती है, इसमें आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट और हाइड्रोलिजिन का कॉम्बिनेशन रहता है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन है और पंप फंक्शन को सुधारने में, मृत्यु दर को कम करने में काफ़ी रोल है इसका, तो इसलिए इसको दिया जाता है। पर इससे किसी किसी को थोड़ा उल्टी लगना, डायरिया होना, चक्कर वगैरह आना, BP ज़्यादा कम होना, सर दर्द होना, इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। हृदय गति को कंट्रोल करने के लिए एक इवाब्रेडिन मेडिसिन देते हैं, जिन लोगों का हार्ट गति बीटा ब्लॉकर से कम नहीं होता उसमें इवाब्रेडिन मेडिसिन देते हैं। ये हृदय गति को कम करती है तो मृत्यु दर कम होता है और ओवरऑल पंप फंक्शन में भी थोड़ा सुधार मिलता है। इससे भी थोड़ा सा धुंधला दिखना हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, हृदय गति बहुत ज़्यादा कम हो जाए ऐसा हो सकता है, और कभी कभी हृदय गति सुनाई दे, जिसे पैल्पिटेशन बोलते हैं, हार्ट रेट ज़्यादा कम होने की वजह से ऐसा कभी कभी हो सकता है। इसके अलावा जो कभी कभार किसी को नींद की दवाई वगैरह देते हैं या साइकोलॉजिकल पेन के लिए मेडिसिन देते हैं, उससे थोड़ा सा सर दर्द, धुंधला दिखना, मुंह सूखना, पसीना वगैरह आना या कमज़ोरी वगैरह लगना, इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं डुलोक्सिटिन मेडिसिन से। सिडेटिव वगैरह मेडिसिन जिन लोगों को नींद नहीं आती उनको दिया जाता है, उनसे थोड़ा कमज़ोरी वगैरह हो सकता है, लेथार्जी लग सकता है, दिन भर ज़्यादा नींद आए, वैसे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन करने में तकलीफ हो सकती है। ये ज़्यादातर ही साइड इफ़ेक्ट्स टेम्प्रेरी हैं, दवाओं को बंद करने से या डोज एडजस्ट करने से अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए किसी भी साइड इफ़ेक्ट से घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी साइड इफ़ेक्ट्स अगर आपको मिल रहे हैं, दिख रहे हैं, तो आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस कीजिए, डॉक्टर आपकी दवाओं को चेंज करके उस चीज़ को मैनेज करेंगे। अब बात करेंगे इस टॉपिक को दूसरे तरह से बात करेंगे। अगर कोई साइड इफ़ेक्ट्स आपको मिल रहा है तो कौन सी दवा उसको कर सकती है,
उस तरह से इसमें बात करेंगे। अभी तक हमने ये बात की कि कौन कौन सी दवा से कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अब बात करेंगे कि कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट कौन कौन सी दवा कर सकते हैं, उस तरह से बात करेंगे। अगर सर दर्द हो रहा है तो नाइट्रेट्स मेडिसिन से हो सकता है, मेटोप्रोलोल से हो सकता है, निकोरांडिल से हो सकता है, आइसोलेजिन से हो सकता है। पेट में दर्द है एपिगैस्ट्रिक रीजन में और अच्छा नहीं लग रहा है तो डिजॉक्सिन और एस्प्रिन से हो सकता है। वॉमिटिंग या उल्टी अगर हो रहा है तो डिजॉक्सिन, अमियोड्रोन, स्ट्रेप्टोकाइनेज और मेटोप्रोलोल से हो सकता है। सांस फूलना अगर हो रहा है तो टिकाग्लोर करके मेडिसिन है उससे हो सकता है। बीटा ब्लॉकर से हो सकता है, निफेडिपिन से हो सकता है। कमजोरी अगर हो तो अमियोड्रोन से हो सकता है, डिजॉक्सिन से हो सकता है और कार्बिडोल से थोड़ा बीपी कम हो तो इससे हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट्स या बॉडी के नमक का इम्बैलेंस अगर हो तो डिजॉक्सिन और फ्यूरोसेमाइड्स यानी लैसिक्स जो दवा देते हैं पेशाब बढ़ाने की उससे हो सकता है। धड़कन अगर अनकंट्रोल्ड हो रही है तो डिजॉक्सिन से, कार्बिडोल से, इवाब्रिडिन से हो सकता है, इसमें धड़कन महसूस हो, ऐसा साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। हृदय गति अगर सडनली कम हो जाए, बंद हो जाए या कंडक्शन सिस्टम ब्लॉक हो जाए, ऐसा बीटा ब्लॉकर्स और डिजॉक्सिन दवा से हो सकता है। अगेन मैं कहूँगा कि सारे साइड इफेक्ट्स टेम्प्रेरी हैं तो इसलिए इसमें बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस उनको रिकॉग्नाइज करके अपने डॉक्टर से डिस्कस करने की ज़रूरत है। किसी को अगर वॉमिटिंग में खून आ रहा है जिसे हिमाटेमेसिस बोलते हैं तो ये खून पतला करने की दवा जैसे एस्प्रिन है, एंटीकोएगुलेंट्स है, स्ट्रेप्टोकाइनेज है, ये सब मेडिसिन से हो सकता है। किसी को अगर खांसी आ रही है तो वो एसी इनहिबिटर ग्रुप ऑफ मेडिसिन जैसे कि रामिप्रिल, इनालप्रिल, कैप्टोप्रिल, पेरिंडोप्रिल ये जो मेडिसिन देते हैं इनसे हो सकती है। किसी को अगर पेशाब में खून आ रहा है तो वो खून पतला करने की दवा इन्हें एंटीप्लेटलेट्स और एंटीकोएगुलेंट से हो सकता है। पेशाब में अगर जलन हो रही है तो वो SGLT2 इनहिबिटर्स और पेशाब की जगह इन्फेक्शन हो रहा है तो वो डेपाग्लिफ्लोजिन, एम्पैग्लिफ्लोजिन ये ग्रुप ऑफ मेडिसिन से हो सकता है। हृदय की गति अगर अनियमित हो रही है, एट्रियल फिब्रिलेशन अगर हो रहा है तो वो इवाब्रिडिन या डिजॉक्सिन दवा से थोड़ा एट्रियल फिब्रिलेशन का चांस बढ़ जाता है। इसके अलावा भी किसी किसी को और डेंजरस फॉर्म्स ऑफ टैकीकार्डिया अगर हो तो ऐसा खून पतला करने की दवाओं जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज है और हृदय गति को कंट्रोल करने वाली या इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस करने वाली दवा जैसे फ्यूरोसेमाइड वगैरह है, उनके साइड इफेक्ट से किसी किसी को वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया वगैरह भी हो सकता है। तो इस तरह के साइड इफेक्ट्स अगर आपको हो तो ये कॉमन ड्रग्स है जिस बारे में मैंने बात की, वो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है और आपके डॉक्टर को रिपोर्ट करने की ज़रूरत है कि मुझे ये इस तरह का साइड इफेक्ट हो रहा है। और ये ग्रुप ऑफ मेडिसिन अगर आपको चल रही है तो आप आपके डॉक्टर को रिपोर्ट कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। ये सारे दवाओं का डोजेज पैटर्न और किसके लिए क्या बंद करना है वो सब चीज़ों की बहुत तफसीलात के डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि फिर लोग अपनी मेडिसिन को खुद से मैनेज करना चालू कर देते हैं और उसमें दिक्कत आती है। इन जनरल आपको एक आइडिया अगर हो जाए या क्या क्या चीज़ों को आपको डॉक्टर को रिपोर्ट करना है उतना अगर आपको पता चल जाए तो वो सफिशिएंट है। बाकी मेडिसिन को एडजस्ट करना या उनके डोज को एडजस्ट करने का काम डॉक्टर का ही है, उसको आप घर पे प्रैक्टिस मत करिए। खुद डॉक्टर बनने की कोशिश करेंगे तो आपका फ़ायदा होने के बदले नुकसान ही ज़्यादा होगा। पर यह है कि एटलीस्ट बेसिक आइडिया अगर आपको हो जाए तो क्या क्या चीज़ें डॉक्टर को बतानी है उतना अगर आपको आइडिया हो जाए तो अच्छा है। अगर डॉक्टर से बिना पूछे आप दवाइयों को एडजस्ट करेंगे तो फ़ायदा करने होने के बदले कई बार नुकसान हो सकता है। किस दवा को बंद करना है वो भी प्रॉब्लम हो सकती है और आपके केस में कौन सी दवा से साइड इफेक्ट हो रहा है वो बेटर है कि डॉक्टर ही जज करे। आप अपने साइड इफेक्ट आपके डॉक्टर को बताइए और उस पर छोड़ दीजिए कि वो आपकी मेडिसिन को एडजस्ट करें। हमारे चैनल का बेसिक पर्पज़ ये है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लाते हैं ताकि इस तरह के कंटेंट के लिए आपको डॉक्टर्स के डिस्कशन पर और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी से आधी गलत होती है जिसको फॉलो करने से फ़ायदा होने के बदले कभी कभी नुकसान हो जाता है। हम चाहते हैं कि इस तरह का कंटेंट आपके लिए इजीली अवेलेबल हो ताकि आप उसको समझ सकें, समझा सकें और अपने पेशेंट को बेटर मैनेज कर सकें, बेटर अपने पेशेंट की बीमारी को समझ सकें, साइड इफेक्ट्स को समझ सकें और उनको अच्छी तरह से उनके केस को डॉक्टर के साथ डिस्कस कर सकें। यदि आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो वीडियोज़ को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूज़फुल है तो लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए। और यदि आपकी कोई क्वेश्चन और क्वेरीज़ हैं तो या कोई और टॉपिक्स पर हम चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो नीचे कमेंट बॉक्स में उस बारे में हमें बताएं ताकि फ्यूचर में हम उन टॉपिक्स को कवर कर सकें। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपके टॉपिक को पूरा देखा और समझा और उम्मीद करूँगा कि टॉपिक आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा। इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन और क्वेरीज़ हो तो आप पूछ सकते हैं और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से हमें टॉपिक को और चैनल को कंटिन्यू करने के लिए इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलती रहती है। थैंक यू।